हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3, क्वांटम मैकेनिक्स, यूनिट नंबर 2, विच इज फॉर्मलिज्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो फॉर्मलिज्म में हमने स्टार्ट करी थी अपनी बात फ्री पार्टिकल से। फ्री पार्टिकल जो या तो रेस्ट पे है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। हमने फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन लिखा, वेव फंक्शन की जनरल फॉर्म भी देखी, और इसके साथ साथ हमने कुछ कंडीशंस करी थी जो हर कोई वेव फंक्शन सेटिस्फाई करेगा अगर वो किसी फिजिकल सिस्टम का वेव फंक्शन है। इसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में एक वेव इक्वेशन ड्राइव करी। वो जो वेव इक्वेशन है वो फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन लेके हमने ड्राइव करी, और ये हमने समझा कि भाई वो जो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसका सोल्यूशन किसी फिजिकल सिचुएशन के लिए आपको एक वेव फंक्शन देगा। एक बार अगर आपके पास वेव फंक्शन की फॉर्म आ गई तो उस वेव फंक्शन से आप उस सिस्टम की या उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो जो वेव फंक्शन है किसी फ्री पार्टिकल का, उस वेव फंक्शन के साथ कंडीशंस हैं। वेव फंक्शन की जो मैंने 3 कंडीशंस कराई थी उसमें मैंने लिखवाया था कि इट शुड बी नॉर्मलाइजेबल। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा। इसमें हम देखेंगे कि हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से रिलेटेड। उसके बाद हम बात करेंगे इन वेव फंक्शंस की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, ये जो ओबे करते हैं वेव फंक्शंस, इसके बारे में। ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ना, बिल्कुल वेव्स की तरह, जैसे लाइट वेव आपने पढ़ी है, लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने +2 क्लास में पढ़ा था। तो जो लाइट वेव है या साउंड वेव है या कोई भी वेव है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरेज है, एनीथिंग, तो किसी भी तरह की वेव के लिए हमेशा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ओबे होता है। तो जो वेव फंक्शंस होते हैं हमारे, वो भी इस प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। ये भी हम समझेंगे, मतलब इसका मीनिंग क्या है और फिजिकली हमें कैसे देखना है कि इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ओबे होने का जो मीनिंग है, फिजिकली हम इलेक्ट्रॉन बीम्स का एक रिफ्लेक्शन पैटर्न कंसिडर करके वहां से समझेंगे। उसके बाद हम आज के इस लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वांटिटी की, और फिर हम पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को आज कैलकुलेट करेंगे। मोमेंटम की, एनर्जी की या किसी और क्वांटिटी की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो हमारा आज का काम है वो है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को रिवाइज करना। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऑफ ए वेव फंक्शन, इसका मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ये मान लो किसी पार्टिकल का वेव फंक्शन है तो यहाँ पे ये चीज होगी डेल्टा एक्स। अब पार्टिकल जिसको हम वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसी रीजन में हमने बोल दिया ये वेव फंक्शन है, -a से लेके लेट अस सपोज +a तक। तो ये तो गारंटी है कि ये पार्टिकल इस रीजन में कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। तो अगर मैं इसके होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, P, तो P का फॉर्मूला मैंने बताया था साई स्टार इंटू साई होता है। वेव फंक्शन को हम यहाँ पुट करेंगे, साई इस पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, पहले ये समझिए, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर आप दोनों वेव फंक्शंस को जस्ट मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपके पास आएगी। अब अगर कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है तो साई स्टार इंटू साई होगा, लेकिन अगर रियल फंक्शन है तो आप इसको साई का मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी लिख सकते हो, सिंपली साई स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। इट इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई कर दूं इस चीज को, तो मेरे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाती है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। तो अगर हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम किस रेंज में वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम पी डी एक्स को इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये पार्टिकल कहीं ना कहीं तो होगा ओवर द स्पेस, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू भी होती है, यूनिटी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जब आप प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास 1 आना चाहिए। पार्टिकल कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट जरूर करेगा, वहां से ये कंडीशन आई है। अब यहाँ पी को आप पुट कर दो, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन का ये सिंपल फॉर्मूला होता है साई स्टार इंटू साई इंटू डी एक्स इक्वल टू 1, और यू कैन राइट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई मैग्नीट्यूड स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1।
तो ये दोनों तरह से फॉर्मूला लिखा जा सकता है, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं। पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे, फिर थोड़ी बड़ी वाली एग्जांपल करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे। अब देखिए, जब हमारे पास कोई वेव फंक्शन गिवन होता है, हम वेव फंक्शन को जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड करते हैं या न्यूमेरिकल में आपको गिवन होगा, तो उसकी फॉर्म कुछ ऐसी हो सकती है। तो फर्स्ट एग्जांपल में लेट अस सपोज माय वेव फंक्शन इज a e raised to power iota cx, मतलब ये साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा, वही जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है वैसा वेव फंक्शन है। और हमें बोला गया है फॉर ए पार्टिकल इज गिवन इन रीजन भी हमें पता है -a टू +a, ये हमें दे दिया। 0 to a हो सकता है, -a to a हो सकता है, 1 to 5 हो सकता है, कोई भी लिमिट्स यहाँ पे गिवन हो सकती हैं। लेकिन x का पैरामीटर है सिर्फ, तो पार्टिकल मतलब सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, ये मैं जस्ट ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कि उसके अलोंग उसका मोशन हो रहा है। वैसे फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन है, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, नॉर्मलाइज इट। अब इसका मीनिंग क्या है नॉर्मलाइज इट? देखिए यहाँ पे a जो है ना, ये वाला a, ये अननोन कांस्टेंट है। ये जब हमने वेव फंक्शन को फाइंड करा या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा, तो वहां ये अननोन्स हमारे पास आ जाते हैं, तो वहां हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, तो इस a को फाइंड करना है, मतलब जब आपको बोला जाए इसको नॉर्मलाइज करो, मींस यू हैव टू फाइंड a, टू फाइंड द अननोन कांस्टेंट a जो वेव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इस कंडीशन को लगा देंगे। कैसे करेंगे? -∞ की जगह -a टू a साई स्टार, इसका हमारे पास क्या आएगा भाई? इसका चाहिए हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट -iota-cx इंटू, फिर से a आ गया, हमें चाहिए वापस से इसका सिंपल वाला वेव फंक्शन। अभी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नहीं लिया क्योंकि साई जो है वो ये गिवन है dx। बस इसको सॉल्व करना है। दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, -iota-cx है, यहाँ +iota-cx है, ये कैंसिल हो गए आपस में, और हमारे पास a स्क्वायर बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन है हमारे पास dx की, लिमिट्स हैं -a टू a इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। dx की इंटीग्रेशन क्या होती है? x, और x के साथ हम लिमिट्स भी पुट करेंगे, -a टू a इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा a माइनस -a, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल A स्क्वायर इंटू 2a इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास आ गया a इज इक्वल टू 1/√2a। तो दिस इज प्लस माइनस हो सकता है, तो दिस इज a, कैपिटल A विच वाज अननोन कांस्टेंट, जो हमें इस वेव फंक्शन के लिए फाइंड करना था। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि ये कांस्टेंट फाइंड करो। तो अब आप उसको पुट करके ऊपर ना पूरा वेव फंक्शन लिख सकते हैं। तो रेड कलर में लिख के दिखा देते हैं आपको, यहाँ ऊपर करके लिखूंगा मैं। तो हमारा वेव फंक्शन बना साई इज इक्वल टू 1/√2a। आपको बहुत बार ऐसे नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने का। तो बेसिकली इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे, वेव फंक्शन की फॉर्म पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस में कई बार ये टर्म कैंसिल हो जाती है, तो बहुत इजी कैलकुलेशन रह जाती है। अगर रियल वेव फंक्शन है तब कैसे होता है, वो भी एक एग्जांपल हम करेंगे। तो आप इसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करके। चलिए, तो आई होप आपने इसको नोट करा। अब हम करेंगे एक और एग्जांपल, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलोड बाय वेव फंक्शंस। तो सेकंड एग्जांपल मैं यहां कर रहा हूं, वो फर्स्ट एग्जांपल लिखिए रहने देते हैं, एग्जांपल 2। तो अब हमारा वेव फंक्शन है साई इज इक्वल टू a sin πx over a for x lying between 0 to a। मतलब ये एक रीजन हमने बता दिया कि 0 से लेके किसी लेंथ a तक वेव फंक्शन की ऐसी साइन फंक्शन जैसी फॉर्म है। मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। मान लो ये हमारा 0 है, ये हमारा a है, तो साइन फंक्शन गिवन है, तो मान लो इस तरह की फॉर्म हो सकती है, या इसके 2 साइकिल हो सकते हैं, या हाफ साइकिल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। बट अभी के लिए ये हमारा फॉर्म है वेव फंक्शन की, एंड इट इज 0 एल्सवेयर, और बाकी सारी जगह पे 0 है। अगेन इम्पोज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है इसको नॉर्मलाइज? इट इज वेरी इजी। नाउ वी विल डू -∞ की जगह 0, क्योंकि हमें उतनी ही रीजन के लिए करना है जो गिवन है, 0 to a।
अब साई स्टार साई, अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे तो सेम ही आ जाएगा ना, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं है, इट इज अ रियल फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपली इसका स्क्वायर करना है। तो साई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है, ए फाइंड करना है। ए स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to a। अब साइन स्क्वायर थीटा को कैसे सॉल्व करते हो? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये मेरा थीटा बन गया cos 2 थीटा, थीटा इज पाई एक्स अपॉन ए बाई 2 ब्रैकेट डी एक्स इक्वल टू 1। इसको कैसे लिखें? ए स्क्वायर 0 to a 1/2 डी एक्स मैंने अलग कर दिया, माइनस 1/2 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 पाई एक्स अपॉन ए मैंने अलग कर दिया डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ ब्रैकेट भी चाहिए क्योंकि ये जो ए स्क्वायर है हमारा ये कॉमन था, तो यहाँ मैंने ब्लू कलर में एक ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब बड़ा इजी है, ये टर्म तो जीरो है ना। मैंने आपको हर बार बताया कि जब भी साइन कॉस इस तरह के दोनों फंक्शंस आ जाएं और हमें ओवर द फुल साइकिल, देखिए यहाँ भी 0 to a बात हो रही है, फुल साइकिल इसको इंटीग्रेट करना है तो ये इंटीग्रेशन 0 आती है, हाफ साइकिल के लिए नहीं। अगर यहाँ a/2 होता तो फिर नहीं। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। आज इसको मैं रब कर रहा हूँ साइड पे, वैसे 0 आएगा। सो नाउ ब्लू कलर में मैं इस फैक्टर को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए cos 2 पाई एक्स बाई ए की इंटीग्रेशन हमें करनी है, तो मैं सीधा लिख देता हूं साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और दिस इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 पाई अपॉन ए, एंड द लिमिट शुड बी 0 to a। तो ये हमारे पास बना फंक्शन। तो 1, ये जो फैक्टर है a अपॉन 2 पाई, इसको बाहर लिख लो, ऊपर चला गया। अब हम यहाँ पे लिमिट्स पुट करेंगे, तो एक लिमिट आएगी मेरे पास साइन 2 पाई ए, एक्स की जगह a पुट कर दिया मैंने, माइनस साइन 0। तो साइन 0 0 होता है, a से a कट गया, साइन 2 पाई भी 0 होता है। तो मीन्स दिस इज 0, ब्लू कलर फिनिश। ये सिर्फ आपको इसकी इंटीग्रेशन बताने के लिए था। अब हम वापस आ जाएंगे इस इक्वेशन पे। सो दिस इक्वेशन विल बिकम सिंपली ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a। अब ये हाफ का फैक्टर कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, हाफ यहां आ जाएगा, dx ऐसे रहेगा इक्वल टू 1। तो ये आ गया a स्क्वायर बाय 2, लिमिट a, जब आप dx की इंटीग्रेशन करेंगे x आएगा, वो आपको पता है सारा कुछ। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन a इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन ए। यहाँ प्लस माइनस आएगा, मतलब ये कांस्टेंट प्लस माइनस हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी रीजन में। अब जैसे कि हमारा वेव फंक्शन 0 to a है, पॉजिटिव साइड पे है, तो हम पॉजिटिव आंसर ले लेते हैं। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो आई होप अभी आपको नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कैसे इंपोज करनी है किसी भी वेव फंक्शन पे वो समझ आ गया है। अब हम बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन की। तो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, लेट अस डू superposition principle which is followed by the wave functions. Is very easy to understand. For size, हाँ जी, समझना ही है बस हमें। देखिए हमें ये पता है कि अगर हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ये वेव है, दूसरी वेव ये है, इसको y1 मान लो, इसको y2 मान लो, किसी रीजन ऑफ स्पेस में दोनों वेव्स आपस में सुपर इम्पोज हो रही हैं। जैसे वाटर के अंदर आपने दो पेबल्स फेंके, वहां से रिपल्स जनरेट हुए, जहां पे जाके ट्रफ ट्रफ्स के साथ मिलेगा, मतलब हाई जैसे पंप मिलेगा, दोनों आपस में बड़ा सा ट्रफ बन जाएगा। तो इस तरह से इंटरफेरेंस भी होती है, इसी वजह से डाइफ्रैक्शन पैटर्न भी बनता है बिकॉज ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो ये दोनों एम्पलीट्यूड्स हर पॉइंट पे, जैसे ये वेव है, ये वेव है, हर पॉइंट पे ये वाला एम्पलीट्यूड उसके कॉरस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड से ऐड होता है और हमारे पास रिजल्टेंट वेव आती है y। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इट इज ट्रू फॉर एनी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y's। जरूरी नहीं है कि हमारे पास दो ही वेव्स चाहिए, अगर हमारे पास 3 4 5 6 वेव्स हों तो उन सब के लिए ये ट्रू है। और अगर हम y1 को मान लो a से मल्टीप्लाई कर दे, कोई एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब a से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब, आपने इसको एम्पलीफाई कर दिया, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली वेव के साथ क्या होगा, ऐसी बन जाएगी, डबल हो जाएगा उसका एम्पलीट्यूड।
बट बात वही रहेगी। तो नीचे वाली वेव को मान लो मैंने b से मल्टीप्लाई कर दिया, b इज लेटर सपोज 3, तो 3 से करा तो कुछ ऐसी हो जाएगी। तो तब भी जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो बोलेगा ay1 प्लस by2 को ऐड करके हम रिजल्टेंट y निकालेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल है लाइट के लिए, साउंड वेव्स के लिए और किसी भी तरह की वेव के लिए फॉलो होता है। अब हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन बेसिकली मैटर वेव को रिप्रेजेंट करता है। कोई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दी तुमने, कूलम फोर्स लग रही है, या उसके ऊपर हमने कोई कांस्टेंट फोर्स लगा दी, या हुक्स लॉ के अंदर हार्मोनिक ऑसिलेटर हम पढ़ेंगे, तो अलग अलग तरह की फोर्सेस लगा दी हमने इन क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स के ऊपर। तो जब आपने फोर्स लगाई तो वहां से आपने फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा पोटेंशियल की वैल्यू पुट करके, हम करेंगे अगले चैप्टर में। जब आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो एक साई आएगा तुम्हारे पास। अब वो जो साई है वो साई सोल्यूशन है। तो उस साई को हमने फाइंड करा फॉर वन केस, मान लो साई 1 है, दूसरे केस के लिए साई 2 है। देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सेज कि जो साई आएगा टोटल a psi 1 plus b psi 2, this is actually called linear combination of psi 1 and psi 2। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है लीनियर इक्वेशन, पावर 1 है यहाँ पे दोनों की। साई 1 स्केयर नहीं होना चाहिए, साई 2 स्केयर नहीं होना चाहिए। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ साई 1 एंड साई 2। दिस साई इज ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सेम वाली जो हमने सॉल्व करी थी टू गेट दी साई 1 एंड साई 2। दिस इज ऑल्सो सॉल्यूशन, ये भी वहां पे फिट हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इट हैज ओनली डिपेंडेंस ऑन साई, नॉट ऑन हायर पावर्स ऑफ साई। इसमें साई की हायर पावर्स नहीं आती, वेव फंक्शन की हायर पावर्स नहीं आती, और एनी टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ साई। ये थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, हम इसको फिजिकली भी समझेंगे। तो ऐसी कोई टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ साई हो, या ऐसी कोई टर्म नहीं है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई स्क्वायर आए इसमें या कुछ आए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमारे पास टाइम डेरिवेटिव और पोजीशन डेरिवेटिव ही आते हैं, वो साई के ही आते हैं, विच इज ओनली द पावर 1। तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज अ स्टेटमेंट कि द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव फंक्शंस is also the solution of same Schrodinger wave equation for the given system, जिसके लिए आपने इसको सॉल्व करा है। गिवन फिजिकल सिचुएशन आप लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है। इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब भी हम ऐड करेंगे, हम वेव फंक्शंस को ऐड करेंगे, हम कभी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज को ऐड नहीं करेंगे। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है मैंने अभी बताया, जैसे हम साई का स्क्वायर लिख दें और साई 2 का स्क्वायर लिख दें, इनको ऐड करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो सही नहीं आएगा। हमेशा हमें साई 1 प्लस साई 2 को ऐड करके फिर टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है साई 1 प्लस साई 2 से। तो वो कैसे होगा, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड। पहले एक नोट लिख लेते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। नोट है, वी ऑलवेज can add the wave functions size but not the probability densities। ये कभी कभी मतलब अगर आप साई 1 स्क्वायर ले लोगे या साई 2 स्क्वायर ले लोगे, उनको ऐड करके आप कहोगे जी टोटल प्रोबेबिलिटी अब साई स्क्वायर जो है वो बन गई साई 1 स्क्वायर प्लस साई 2 स्क्वायर, तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रू। हमें कैसे टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है? आफ्टर एडिंग द फंक्शंस हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास जो नया वाला साई आया वो साई 1 प्लस साई 2 है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी साई 1 प्लस साई 2, दोनों को पहले ऐड करना है फिर स्क्वायर करना है। दिस विल गिव यू द राइट आंसर, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम के डाइफ्रैक्शन पैटर्न की। कैसे? पहले आप इसको नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे। चलिए,
तो एक सिंपल सी एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे, फिर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात करके आज का लेक्चर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को, मोमेंटम की और एनर्जी की वैल्यूज को डिफाइन करके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, तो क्या है हमारे पास एग्जांपल, क्या है, डाइफ्रैक्शन पैटर्न। सिंपल सा एक एग्जांपल, जैसे YDSC आपने पढ़ा हुआ है, ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स। हम मैटर वेव की बात कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन बीम की बात करेंगे। ठीक है, देखिए मान लो आपके पास इस तरह से दो स्लिट्स हैं। ठीक है, टू स्लिट्स हैं, स्लिट 1 S1, स्लिट 2 S2। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे जो इन स्लिट्स पे फॉल हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं ना आपके लेक्चर्स के लिए ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर वाइजर भी यूज़ करता हूँ। उसमें बहुत अच्छी अच्छी सिचुएशंस दी होती हैं, अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी होती हैं। आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए। तो अब इसके बाद हमारे पास स्क्रीन है यहाँ पे। इस स्क्रीन के ऊपर हम पैटर्न देख रहे हैं। तो दो स्लिट से कैसा पैटर्न बनेगा, लेट अस डिस्कस। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने एक स्लिट को बंद कर दिया, दूसरी स्लिट को खोला। तो जब एक ही स्लिट है हमारे पास, तो आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी प्रोबेबिलिटीज इस तरह से डेंसिटी बनेगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहाँ पे पार्टिकल्स को पाने की संभावना ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा और इसको हम लिखेंगे psi1 स्क्वायर। ये इस स्लिट के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन आया उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अगर हम ऊपर वाली स्लिट को बंद कर दें, नीचे वाली स्लिट को खोल दें, तब सेम इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा। इस स्लिट के सामने आपको मैक्सिमम मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरह का। अब अगर ये क्या है, ये है psi2 मोड स्क्वायर। अब अगर आपको पूछा जाए, अगर मैं दोनों स्लिट्स को खोल दूं तो क्या होगा। अब आप अगर यहाँ पे बाय मिस्टेक psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर करते, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर करते, विच इज नॉट ट्रू। हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को से ऐड नहीं कर सकते। तो पैटर्न कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे मिनिमम मिल जाएगा आपको, बाकी वो मैक्सिमम मैक्सिमम मिल जाएगा। बट दिस इज नॉट द राइट पैटर्न। इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली जो देखा गया पैटर्न है वो ये है। यहाँ पे आपको इस तरह से, और यहाँ बड़ा वाला मिलता है, इसके सामने सबसे बड़ा मैक्सिमम मिलता है आपको। ये डिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तो पैटर्न इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे कैलकुलेट होता है, psi1 प्लस psi2 दोनों को पहले ऐड करना है, फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तब ऐसा पैटर्न मिलेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए ये डायग्राम में, ये रॉन्ग है ये सिचुएशन, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज राइट पैटर्न इफ बोथ द स्लिट्स आर ओपन। तो अब हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जब आप इसको खोलेंगे ना तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप psi1 स्टार प्लस psi2 स्टार मल्टीप्लाइड बाय psi1 प्लस psi2, ऐसे लिखेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, psi1 स्टार psi1, दूसरे के साथ करेंगे psi1 स्टार psi2, इसको करेंगे, और लास्ट में आ जाएगा ये। ठीक है, ये क्या है, ये है मोड psi1 स्क्वायर। ये क्या है, ये है मोड psi2 स्क्वायर प्लस दो एडिशनल टर्म्स हैं। ये दो एडिशनल टर्म्स आई हैं जो आपस में इंटरफेरेंस के कारण आ रही हैं। तो यहाँ psi1 स्टार psi2 ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस ये मिक्स टर्म है psi2 स्टार psi1 ऐसे लिखा जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P1 है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी P2 है, प्लस दीज टू टर्म्स। सो मीन्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज में ऐसा नहीं करना कि आपको डायरेक्ट ऐड कर दें और आंसर बता दें कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये होगी। टोटल वेव फंक्शन बताया जा सकता है। दो वेव फंक्शंस गिवन हैं, उनकी वैल्यूज गिवन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, यू कैन ऐड देम टू गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन, व्हिच मींस द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैटर वेव एट दैट टाइम। बट अगर आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज दे दे तब आपके पास ये एक्स्ट्रा वाली टर्म्स आएंगी। सो द मीनिंग इज यू कांट ऐड प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज like you add wave functions. ठीक है, so the superposition principle is followed by wave functions of the matter waves. Now the next topic is expectation value. देखिए बच्चे, जैसे कि आपको पता है
कि क्वांटम मैकेनिक्स में सारा कुछ इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हो रहा है। बेसिकली एक पार्टिकल है जिसको हमने वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया। पार्टिकल की एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट पोजीशन आप एक पर्टिकुलर टाइम पे बता नहीं सकते। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी वहां पे है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जो हमारा वेव फंक्शन है उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम पार्टिकल की पोजीशन बताना चाहते हैं। पोजीशन बताने का मतलब है कि हम बताना चाहते हैं पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी कि एक पर्टिकुलर जगह पे कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यही उसका मतलब है। तो उस पोजीशन को बताने का मतलब है कि हम उसकी एवरेज वैल्यू बताएंगे। उसी एवरेज वैल्यू को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली एवरेज ऑफ द ऑल द पोजीशंस। मींस अगर आप पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास जो उसी वेव फंक्शन से आ रहे हैं। उन सब की जो एवरेज वैल्यू है वो हमें एग्जैक्ट आंसर देगी। इसको थोड़ा लिख लेते हैं, फिर हम प्रॉपर फॉर्मूला भी आज ड्राइव करेंगे पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का। आने वाले लेक्चर्स में हम इनको यूज करेंगे। लेट अस डू दैट। आप इसको नोट करिए कॉपी पे। Okay, so now let us understand what is the meaning of expectation values. इसका मतलब है कि मान लो you have solved the Schrodinger wave equation for a given physical situation. Then you get psi which is function of x t, let us suppose, for a particle confined along x axis। तो x इसीलिए मैंने लिखा। तो आपके पास वेव फंक्शन आ गया। वंस यू हैव द वेव फंक्शन यू कैन एक्सट्रैक्ट we can extract all the information about system from psi which is permitted by uncertainty principle। क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो जो है ना ये हमेशा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये जो परमिट करेगा उस हिसाब से फिर हम करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं, सो द फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ एवरेज वैल्यूज। जो भी हम निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटी मतलब पोजीशन बताना चाहते हैं या मोमेंटम बताना चाहते हैं, तो दे आर ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ जी पार्टिकल यहीं पे है, पक्का यहीं पे है, ऐसा नहीं बोल सकते। हम बोलते हैं पार्टिकल के यहाँ पे होने की संभावना इस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी है। वेव है ना, ऐसे वो जंबलिंग सी हो रही है, यू कांट सी द पार्टिकल। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन। सो इन दैट केस अगर हम पोजीशन की बात करें तो हम पोजीशन की बात पहले करेंगे, फिर मोमेंटम और एनर्जी की नेक्स्ट केस में बात करेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज the formula for expectation value of position of particle described by psi। तो हम ऐसे लिखते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू को, ये सिंबल होता है इस तरह से, x निकालनी है पोजीशन और इस तरह से ट्रायंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे लगा देते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें फाइंड करना है। ठीक है, ओके तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बेसिकली क्या होगा कि आप एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो। तो एवरेज वैल्यू कैसे होती है, ये बिल्कुल उसके बराबर होगी। आप सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आपने उस साई से बहुत सारे पार्टिकल्स की पोजीशन फाइंड करी, बहुत सारे पार्टिकल्स, सो मेनी पार्टिकल्स की पोजीशन आपने उस साई से फाइंड करी एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। तो आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ गई पोजीशन की, और बाद में आपने उनकी एवरेज ले ली सारी वैल्यूज की, जितनी भी आपने पोजीशंस फाइंड करी एक पर्टिकुलर टाइम। एक टाइम पे आपने लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कंसिडर करके पोजीशन फाइंड कर ली। ठीक है, उसको फाइंड करने के बाद आपने एवरेज कर लिया सबका, तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। इसको हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम थोड़ा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन भी करेंगे इसकी। सो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू
the average value of positions of a large number of particles described by same wave function psi at a time t। ठीक है जी, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। थोड़ा इसको फिजिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा वेव फंक्शन है जो उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, इस तरह से पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। वेव फंक्शन बेसिकली पार्टिकल्स की पोजीशंस अलग अलग टाइम पे बता रहा है। जब हम इसको स्केयर कर देते हैं वेव फंक्शन को, तो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है जो इस तरह की हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज साई स्केयर। ठीक है, अब हम जब पोजीशन की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक पार्टिकल इमेजिन करने की बजाय बहुत सारे पार्टिकल्स को इमेजिन कर रहे हैं। उतने इतने सारे पार्टिकल्स के हम साइज स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। एट ए पर्टिकुलर टाइम टी वी आर कैलकुलेटिंग द साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और फिर हम एवरेज ले रहे हैं। तो जिस रीजन में पार्टिकल के होने की संभावना कम है वहां पे एवरेज वैल्यू कम हो जाएगी, बाकी जगह पे एवरेज वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जहां एवरेज वैल्यू बढ़ जाएगी वहां पे पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, तो दैट विल बी द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द पोजीशन। चलिए, तो अब हम इसको ना एक और एनालॉजी से समझते हैं। तो सिंपल सी एक एग्जांपल से हम पूरा फॉर्मूला बनाएंगे अभी। चलिए, तो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर a large number of particles, identical particles, distributed along x-axis। ठीक है, as n1 particles at some location x1, n2 particles at some location x2 and so on। तो मतलब सिचुएशन ये है, हमने ऐसा लिया कि ये हमारा रीजन है, यहाँ पे x1 लोकेशन पे कुछ n1 पार्टिकल्स बहुत सारे मैंने रखे हैं, फिर x2 लोकेशन पे मैंने कुछ n2 पार्टिकल्स रखे हैं बहुत सारे, सबका मास m है, मास इज m बिकॉज पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल। ऐसे ही x3 लोकेशन पे n3 पार्टिकल्स रखे हैं एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज पोजीशन बतानी है सारे पार्टिकल्स की। सो द एवरेज पोजीशन, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है बेसिकली एवरेज पोजीशन होती है, जैसे मैंने बताया, ऑफ all the particles is given by basically center of mass of this system। यही होता है ना सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपने +1 क्लास में पढ़ा हुआ है ना। अगर आपके पास m1 मास है r1 लोकेशन पे, m2 मास है r2 लोकेशन पे, उसका फॉर्मूला होता था सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको मैं भी एवरेज वैल्यू बोल रहा हूँ। वो फॉर्मूला क्या होता था, वो फॉर्मूला होता था सिंपली पहले का मास r1 लोकेशन वेक्टर होता है वैसे, दूसरे का मास r2 वेक्टर, ऐसे सो ऑन, nth पार्टिकल का मास rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn, ये होता है। लेकिन हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, n1 पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे माने हैं, तो सेम फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो एवरेज पोजीशन को मैं x बार से लिख रहा हूँ यहाँ पे, x बार वो क्या होगी, वो होगा मास सबका m है, n1 उनका नंबर है, तो ये टोटल मास हो गया, लोकेशन x1 है, तो पहली टर्म ये बनेगी। ऐसे ही m इंटू x2, क्योंकि ये टर्म जो बेसिकली टोटल मास हो गया ना, यहाँ पे हर किसी पार्टिकल का मास स्मॉल m और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n1, तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी। तो वो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, और लोकेशन मेरी x1 x2 x3 है, वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। ऐसे ही n3 x3 एंड सो ऑन, डिवाइड बाय टोटल मास होता है, टोटल मास कैसे होगा, mn1 प्लस mn2 प्लस अप टू mn3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये अब m कॉमन आके कट जाएगा, n1 x1 प्लस n2 x2
plus n3 x3 so on अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 ऐसे लिखा जाएगा। समेशन में लिख लेंगे समेशन i ni xi अपॉन ni। तो ये एवरेज वैल्यू है। ओके तो अभी ये इक्वेशन 1 है और यहाँ पे आप लिख लेंगे कि ni इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट लोकेशन xi। ओके अब बच्चे सिंगल पार्टिकल के केस में क्या होता है, ये तो n पार्टिकल्स की बात हो रही है, हमने कुछ पार्टिकल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो फॉर ए सिंगल पार्टिकल ये जो हमारा ni है, ni इज बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट सम लोकेशन xi। ठीक है, ये क्या होगा, ये बेसिकली बन जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो ये बन जाएगा pi। व्हाट इज pi? pi इज द प्रोबेबिलिटी of finding the particle in interval। किसी इंटरवल के अंदर छोटी लेंथ कंसिडर करनी पड़ती है ना हमें, इन इंटरवल dx। कहाँ पे? एट xi। मतलब इसी xi पे अगर हम सिंगल पार्टिकल की बात करें जो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग लोकेशन पे, तो यहां पे अगर मैं स्मॉल लेंथ ले लूं dx, उसके वहां पे होने की जो संभावना है उसको मैंने pi लिखा। तो वो pi कैसे दिया जाता है? तो ni को हमने pi से रिप्लेस कर देना यहाँ पे, और जो समेशन है दैट विल बी चेंज टू। तो हेयर pi इज इक्वल टू psi i square dx, or it is psi I star psi I dx। What is psi I? Psi I is wave function evaluated at xi is equal to x। तो x एक लोकेशन है, वहां पे हमने वेव फंक्शन को इवेल्युएट कर लिया, वहां से वेव फंक्शन आया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आई। तो अब इस चीज को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। आई एम राइटिंग हेयर पुट इन 1। चलिए यहां तक पहले आप नोट डाउन करिए इसको, ये आपने पहले कर लिया था। आएगी एक्स बार, जिसको हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू बोल रहे हैं अभी, ये बन जाएगी समेशन की जगह इंटीग्रेशन, एन आई की जगह पी आई की जगह साई स्केयर डी एक्स, और इसके साथ एक्स भी है मेरा, तो एक्स मैं यहां पे लिख रहा हूं माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ऐसे हमने एक्स आई को एक्स पुट करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ओवर द ऑल स्पेस डिवाइडेड बाय, नीचे क्या चल रहा है, नीचे है एन आई समेशन, ये अभी समेशन है, तो नीचे भी इंटीग्रेशन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, और एन आई मेरा पी आई है, तो नीचे भी आ जाएगा साई स्केयर डी एक्स। तो अगर आपका साई जो है वो नॉर्मलाइज्ड हो, अभी हमने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन पढ़ी है, जैसे अगर ये पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है, देन ये फैक्टर जो होता है डिनोमिनेटर वाला, दिस इज 1। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यही होती है ना, तो दिस इज 1। फिर उस केस में हम इसको छोड़ देते हैं, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला बन जाता है, दो तरीके से लिखा जा सकता है, एक्स साई स्क्वायर डी एक्स, बात वही है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, या इसको साई स्टार साई की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दिस इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऐसे लिख लेते हैं साई स्टार, एक्स बीच में लिख लो, साई डी एक्स, जैसे मर्जी, एक्स आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम में आएगी। तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू पोजीशन का फॉर्मूला आ गया, इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए। अब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, उसके लिए आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखना चाहते हैं एक्स, किसी भी फंक्शन ऑफ एक्स के लिए सेम फॉर्मूला बन जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक्स की जगह वो फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ में साई स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू एफ ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज फंक्शन ऑफ एक्स। अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं, तो जस्ट यहाँ पे आपको उस फंक्शन को पुट करना है, जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर है, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, तो आप उसको यहाँ पे पुट करेंगे, और साथ में वेव फंक्शन पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट एवरेज वैल्यू
ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला जो है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। हम उससे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना चाहते हैं फॉर ए पर्टिकुलर वेव फंक्शन जो हमने सॉल्व करा है फॉर ए पर्टिकुलर फोर्स, तो यहां से फिर वो निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू की सारी फॉर्मुलेशन है। अब इसके बाद जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन करिए, फिर हम इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। अभी चलिए मैं अभी कर रहा हूं, आप नोट करिए, मैं स्टेटमेंट लिखता हूं तब तक। हमारी स्टेटमेंट है, हमें साई गिवन है, ठीक है, ये साई है हमारा ए एक्स, सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक्स की वैल्यू है 1 to 2। फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन इन दिस रीजन। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे आपको पता लग जाए, बहुत आसान है। हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब रीजन है 1 to 2, तो इंटीग्रेशन 1 to 2 करनी है। एक्स हमने खुद से लिखना है, साई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देना है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस हो गया सॉल्व। ए स्क्वायर बाहर, एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन एक्स रेज टू पावर 4/4, लिमिट्स 1 to 2, लिमिट्स पुट करनी है, ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 2 पुट करेंगे, 2 रेज टू पावर 4, 4 बाहर लिख लेते हैं, माइनस 1 रेज टू पावर 4, ए स्क्वायर बाय 4, 16 minus 1, 15/4 ए स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ गई पोजीशन की, जो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया है। अब ऐसा कोई भी वेव फंक्शन हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था साई ए ई रेज टू पावर आयोटा सी एक्स, अगर नॉर्मलाइज है तो ए की वैल्यू आपको फाइंड करके यहाँ पुट करनी, मतलब तब तो आपको ये निकालना पड़ेगा फैक्टर नीचे वाला, लेकिन अगर नॉर्मलाइज है, पहले से ही वैसे दिया हुआ है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने के लिए पोजीशन की फॉर ए गिवन रीजन। मान लो इस केस में हमारा एक्स जो है, जो पार्टिकल है, वो माइनस ए से ए के बीच पे है। तो ये एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे खुद से और मुझे पोजीशन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पे बच्चों ठीक है, बहुत है आज के लिए, अपना लेक्चर फिनिश करते हैं। इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझो, जो भी मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ ये एज इट इज अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लो। फाइनल एग्जाम में सिर्फ यही पढ़ के चले जाना, पूरी आपको जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो चीजें पूछी जाएंगी सब कुछ आपको इसी नोट्स में से मिलेगा। तो हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।